हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज आपके लिए वैदिक सभ्यता से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेके आया हूं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन आंसर की ओर। आज का सेशन है वैदिक सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता कंप्लीट करा दी गई है। इसका दूसरा पार्ट है वैदिक सभ्यता। उत्तर वैदिक कालीन समाज में कबीलों के भीतर विवाह को प्रतिबंधित करने वाली कौन सी संस्था का उदय हुआ था। तो क्वेश्चन के अनुसार उत्तर वैदिक काल में जो विवाह होता था उसको प्रतिबंधित करने वाला संस्था का नाम बताना है। तो आप अगर समय कम पड़ता है तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं और इसका सही आंसर निकाल सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ण व्यवस्था जो था वो कबीलों के भीतर विवाह को प्रतिबंधित करने वाली संस्था था, जिसका उदय हुआ था उत्तर वैदिक कालीन समाज में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, इनमें से कौन सा वेद आंशिक रूप से गद्य में है। तो हमें पता है कि 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसमें से एक वेद है जिसका निर्माण गद्य और पद दोनों में हुआ है, बाकी अंशतः पद में ही है। ऋग्वेद पद में है। तो उस आंशिक रूप से गद्य में जिस वेद का निर्माण हुआ है उसका नाम हमें यहाँ निकालना है इस ऑप्शन में से। तो ऑप्शन नंबर सी होगा यजुर्वेद, इसका सही आंसर होगा। यजुर्वेद में जो है आंशिक रूप से गद्य में है, बाकी सभी वेदों में जो रचनाएं हैं वो पद में हैं। पद मतलब होता है दोहा और गद्य मतलब होता है गद्यांश, जो लिखित पठित गद्यांश कहानी टाइप से जो लिखा होता है उसको गद्य बोलते हैं। तो क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से, तो इसे ध्यान में रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से किस वेद में पुरुष सूक्त सम्मिलित है। तो आपको पता होगा कि जब ऋग्वेद का निर्माण हुआ था तो उसमें 10 मंडल थे और 10वें मंडल में ही पुरुष सूक्त का निर्माण हुआ था। तो ऑप्शन जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख किया गया है, जिसमें पुरुष यानी कि वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया है कि ब्रह्मा की भुजाओं से क्षत्रिय, उसके मस्तक से पंडित यानी विद्वानों का उदय हुआ है, और जैसे जैसे उनके बॉडी पार्ट नीचे की ओर बढ़ते हैं तो वैश्य और शूद्र की उत्पत्ति हुई है। तो जो शूद्र थे वो सबसे निम्न स्तर के समाज के वर्ण थे, और ये जो देखने को मिलता है वो ऋग्वेद कालीन सभ्यता में मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, मनुस्मृति के प्रसिद्ध भाष्यकार कौन थे। तो मनुस्मृति को प्रसिद्ध भाष्यकार मतलब उसको रचना करने वाला, उसको पढ़ने वाला व्यक्ति कौन था। तो विज्ञानेश्वर ने मिताक्षर जो हिंदू टीका है उसका निर्माण किया था, और इस हिसाब से मनुस्मृति के प्रसिद्ध भास्कराचार्य जो होंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। मेघातिथि इसके प्रमुख भास्कर्य थे, मतलब इसको अपडेट करने वाले, पढ़ने वाले मनुस्मृति को मेघातिथि थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या कितनी है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एसएससी, रेलवे, अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जामों में इसका बार बार रिपीटेड होना देखा गया है। तो इसका सही आंसर है डी ऑप्शन के साथ जाएंगे, 1028 जो हैं ऋचाएँ जो हैं ऋग्वेद में है, और इसको याद रखेंगे। एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र के रचयिता कौन थे। तो चूँकि ऋग्वेद जो है वो पहला वेद है और इसमें पूजा पाठ को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया गया था, तो गायत्री मंत्र का जो रचना था वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी, और यह जो है मंडल तीसरे मंडल में है, और देवी सावित्री के लिए यह मंत्र की रचना की गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, सिंधु घाटी सभ्यता संस्कृति की वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, क्योंकि ये दोनों
संस्कृतियों को कंपेयर किया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता को। तो इनके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था, इनके पास चित्रकला लिपि थी और इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। तो जो सांस्कृतिक वैदिक सभ्यता है वो सिंधु घाटी सभ्यता से, ये 3 जो विकल्प दिए गए हैं उस विकल्प पे भिन्न थी और ये सिंधु घाटी सभ्यता में सब पाई गई हैं। ऑप्शन नंबर ए के साथ सही आंसर जाएगा, उपयुक्त सभी। जो ऑप्शन में दिया गया है वो कुल मिला के सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में ही बताया गया है उसी का, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में नगर नियोजन सभ्यता थी, तांबे का खोज हो चुका था। तो ऑप्शन नंबर बी में बोला है लोहे और रक्षा के शस्त्रों का ज्ञान का अभाव था, बिल्कुल सही था, क्योंकि लोहे की खोज हुई ही नहीं थी तो शस्त्र कहाँ से निर्माण होंगे। और इसके पास विकसित शहरीय जीवन सुविधा थी, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये वैदिक सभ्यता में ये सब चीज़ उपलब्ध था, लोहे का आविष्कार हो गया था वैदिक सभ्यता में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, उत्तर वैदिक काल के सबसे प्रसिद्ध देवता कौन थे या लोकप्रिय देवता कौन थे। तो उत्तर वैदिक काल में सबसे प्रिय देवता, लोकप्रिय देवता जो थे वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, प्रजापति, जिसका उल्लेख अथर्ववेद में किया गया है। अथर्ववेद में प्रजापति का उल्लेख किया गया है और सबसे प्रिय देवता थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ऋग्वेद में जो है इंद्र जो है प्रिय देवता थे और इसके लिए 250 सूक्तों की रचना की गई थी, तो इसको भी याद रखेंगे, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इंद्र जो है ऋग्वेदिक काल में सबसे लोकप्रिय देवता थे और प्रजापति जो है अथर्ववेद में सबसे, यानी उत्तर वैदिक काल में सबसे लोकप्रिय देवता के रूप में जाने जाते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस वेद संहिता में संगीत का उल्लेख किया जाता है। तो आपको पता है कि ऋग्वेद में पूजा पाठ, सामवेद में संगीत, यजुर्वेद में जो है तंत्र मंत्र वशीकरण और अथर्ववेद में बलि प्रथा का उल्लेख है। तो इसमें पूछा है संगीत, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, सामवेद में संगीत का उल्लेख किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। ये एसएससी जीडी रेलवे जैसे एग्जामों के लिए खासकर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है और विगत कई वर्षों से पूछा जा रहा है। तो सत्यमेव जयते जो है वो लिया गया है मुंडको उपनिषद, यानी कि ऋग्वेद से लिया गया है, डी ऑप्शन के साथ जाएंगे, सही आंसर होगा इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस दर्शन से जैन धर्म की समीपता दिखाई देती है। तो इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, सांख्य। सांख्य के साथ इसका अच्छा धर्म की समीपता रही है और इसमें आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया गया है। जो आध्यात्मिक विचार थे जैन धर्म में वो सांख्य दर्शन से ग्रहण किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा वेद प्राचीनतम वेद है। तो आपको पता होना चाहिए 4 वेदों में सबसे पहला वेद है ऑप्शन नंबर डी, ऋग्वेद, जिसमें पूजा पाठ का उल्लेख है, सामवेद संगीत का, यजुर्वेद में तंत्र मंत्र, अथर्ववेद में जादू टोना वशीकरण बलि प्रथा का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद यज्ञ के लिए है, सामवेद संगीत के लिए है, यजुर्वेद जो है वो यजुर्वेद में जब तब धार्मिक अनुष्ठानों का प्रयोग हुआ है और अथर्ववेद में है ये जो बलि की प्रथा जो है ना अथर्ववेद में ही प्रारंभ हुई है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कौन थे। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है और इसमें कन्फ्यूज़न ज़्यादा हो जाता है बच्चे लोग, क्योंकि उसमें वैशेषिक दर्शन के प्रणेता पूछा गया है। उत्तर वैशेषिक और पूर्व वैशेषिक 2 टाइप के वैशेषिक होते हैं, तो चूँकि मैं इसमें वैशेषिक पूछा हुआ है तो ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, कणाद जो होंगे वैशेषिक दर्शन के प्रणेता हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और पूर्व वैशेषिक का जो है वो जैमिनी है, उत्तर वैशेषिक का जो है वादनारायण है। तो ध्यान देंगे, पूर्व वैशेषिक अगर पूछेगा दर्शन के प्रणेता कौन है तो आप जैमिनी को लगाएंगे और उत्तर वैशेषिक को पूछेगा तो वादनारायण को लगाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, भागवत गीता अंश है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है और इसे हमें याद रखना ही होगा। तो भागवत गीता जो है वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, महाभारत का एक अंश है जिसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया है, इस सांसारिक मोह माया का त्याग करना है और एक अच्छे पुरुष गुण को समझाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, 4 वर्णों की उत्पत्ति सर्वप्रथम किस ग्रंथ से मिलती है। तो 4 वर्ण वही है
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्णों का जो उद्गम या उत्पत्ति मिलता है वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे ऋग्वेद में। और इसके 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में इसका उल्लेख मिलता है, जिसमें ब्रह्मा की मस्तिष्क से ब्राह्मण, उनके वक्ष यानी कि छाती से जो है क्षत्रिय, और उनके कमर से जो है वैश्य, और उसके चरणों से यानी कि ब्रह्मा जी के चरणों से शूद्र की उत्पत्ति को माना गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर जो है 17 है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों और संस्कारों की संख्या में अधिकतर परीक्षार्थी कंफ्यूज होते हैं। तो इसमें पुराणों की संख्या 18 है, हमेशा याद रखना है। पुराणों की संख्या जो है वो 18 है, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, और कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, इसको याद करना ही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और संस्कारों की संख्या पूछा है कि कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है और संस्कारों की संख्या 16 है, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। संस्कार 16 है, पुराण 18 है। उपनिषदों की संख्या 108 है और ऋचाओं की संख्या 1028 है। और ऋचाएँ जो है ऋग्वैदिक काली में, ऋग्वैदिक जो ग्रंथ है उसमें ऋचाओं का वर्णन किया गया है। ऋचाएँ हैं जो पद में निर्मित है, गद में सिर्फ यजुर्वेद का निर्माण हुआ है, गद और पद दोनों से मिश्रित है यह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें सम्मिलित नहीं है। तो अथर्ववेद का जो संबंध है ऐत्रेय से है, बिल्कुल सही है। यजुर्वेद का संबंध गोपद से है, बिल्कुल सही है। सामवेद का संबंध पंचवीस से है, ये भी सही है। ऋग्वेद का संबंध शतपथ से है, तो ये भी सही है। शतपथ ब्राह्मण जो है वो सबसे धार्मिक, यानी कि 600 ईसा पूर्व में इसकी रचना की गई थी, और इसमें धार्मिक प्रक्रिया के बारे में उल्लेख किया गया है। और शतपथ जो है उसका सबसे, ऋग्वेद का सबसे अच्छा और सबसे सटीक विश्लेषण करता है। तो ऑप्शन नंबर ई के साथ जाएंगे हम, सभी सुमेलित हैं। ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर हो जाएगा, और इसे याद कर लेंगे क्योंकि कभी कभी इसका मिलान परीक्षा में पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है और आज का लास्ट सवाल, वैदिक काल में पणी किसे कहा जाता था? तो चूँकि वैदिक काल में पणी जो है वो व्यापार करने वाले व्यक्ति को, यानी कि व्यापारी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। और वैदिक काल में जो मेन प्रधान चीज़ थी वो थी खेती, कृषि थी सबसे प्रधान परंपरा, जिसके द्वारा जीविकोपार्जन किया जाता था। और वैदिक काल में पशुधन था, यानी कि पालते थे जानवरों को, वो मुख्य व्यवसाय था। वैदिक काल में कृषि थी। तो आज के 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। जो चैनल पे नए आए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।